कक्षा 8वीं भूगोल हमारी दुनिया भाग 3 और इसका प्रथम अध्याय है संसाधन यानी रिसोर्सेस। हमें ये 5 खंडों में पढ़ना है। तो इसका दूसरा जो चैप्टर है भूमि मृदा एवं जल संसाधन। तो ये रहा दूसरा अध्याय भूमि मृदा एवं जल संसाधन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो स्थल की बात की जाए पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 29% भाग भूमि यानी स्थल विस्तार है, ठीक है, और 71% क्या है, जल है, ठीक है। तो क्या होगा जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। दूसरा है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। जनसंख्या घनत्व कहाँ मिलता है, किस भागों पे मिलता है। सघन जनसंख्या जो है मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मैदानी क्षेत्रों का क्या मतलब, भारत में मैदानी क्षेत्र देखा जाए, राज्य देखा जाए, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान, दिल्ली हो गया, ये सारे मैदानी भाग हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्वतीय भाग नहीं है। और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे संसाधन पहुँचना काफ़ी कठिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा हमारा। तीसरा है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। भूमि उपयोग प्रारूप आंकड़े जो है भू राजस्व विभाग रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चौथा है भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो भूमि उपयोग के कितने वर्ग हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं भूमि उपयोग के वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 5 वर्ग हैं। कितने हैं, 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। पांचवा है मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। मिट्टी में अगर हम खुदाई करें तो कितने परत मिलते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं मृदा के 4 स्तर हैं। कितने हैं, 1 2 3 4। पहला स्तर ह्यूमस और आखिरी स्तर मौलिक चट्टान। तो देखिए ऑप्शन में तो ये 4 भागों में बांटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर देखिए समुच्चय रेखीय खेती करना किसका उपाय है। तो यहाँ पे नज़र डालते हैं मृदा अपरदन, मिट्टी के बचाव के लिए हम पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय रेखीय खेती करते हैं। तो किसका उपाय है, मृदा संरक्षण का उपाय है, मिट्टी के कटाव को रोकने का उपाय है ये। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 7वां रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। तो हम लोग तो सभी जानते हैं जल क्या होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 8वां है इनमें कौन एक महासागर नहीं है। तो देखिए तो महासागर के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या है, अटलांटिक ये महासागर है, यहाँ पे है क्या है, अंटार्कटिक। तो ये महासागर बिल्कुल भी नहीं है, ये सारे क्या है, महासागर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हुए देखिए हम खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है मृदा में मिट्टी में जीवों के सड़ने गले अवशेषों को क्या कहा जाता है। तो इसे ह्यूमस कहा जाता है। हमें भरना है, आपको भरना है ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस हो गया। इसके बाद दूसरा दक्कन क्षेत्र में मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र हो गए। तीसरा देखिए लेटेराइट मृदा का निर्माण प्रक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं लेटेराइट मृदा का निर्माण निछालन प्रक्रिया, ये निछालन हो गया। भूमि एक क्या है, भूमि प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। 5वां है महासागरों में जल का कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो जल की आंकड़ों का बात यानी विवरण की बात की जाए, महासागर में 97.3% जल पाया जाता है जो खारे पानी है, ठीक आएगा 97.3%। ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे। 50 शब्दों में आंसर करना है। पहला है भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। तो काफ़ी सिंपल सवाल है, भूमि उपयोग का क्या मतलब है। हम भूमि को किस तरह उपयोग करते हैं। देखिए हम भूमि को कई तरीके से उपयोग करते हैं। रेलगाड़ी यातायात हो गया, कारखाने हो गया, पेड़ पौधे, कृषि कार्य, मकान बनाने, ये सारे क्या हैं, भूमि उपयोग के तरीके हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों के लिए करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इस पर पेड़ पौधे उगते हैं, मकान, गांव, शहर, तालाब, नदी, कुआं, चापाकल, ये सारे, ठीक है, कल कारखाने, खेल के मैदान, स्टेडियम आदि भूमि पर बने होते हैं जो भूमि उपयोग कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं।
अगर आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, मानव द्वारा भूमि का विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वन की खनन, मकान, सड़क, उद्योग आदि के रूप में किया जाना भूमि उपयोग कहलाता है। ठीक है, तो यही आप लिख लीजिए। दूसरा सवाल देखिए, मृदा निर्माण यानी मिट्टी के निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख करें। कौन कौन से तत्व मिलकर मिट्टी बनाते हैं, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे, किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल, समय का योगदान होता है। इसके बाद देखिए तीसरा, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, प्राकृतिक कारक, ठीक है, यानी भूमि उपयोग के कारक कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। पहला होता है प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक में देखिए मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, ठीक है, स्थल में भिन्नता। तो भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं, हम स्थल की रूप देकर करते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में जैसे बिहार, यूपी में क्या है, जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, कृषि आसानी से कर सकते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जलवायु भी हो गया, ऐसा क्षेत्र जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, क्षेत्र जहाँ मरुस्थल जैसे राजस्थान, थार हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये भी सारे प्रभाव डालते हैं। और दूसरा होता है कौन, दूसरा होता है मानवीय कार्य, जिसमें जनसंख्या आ जाता है। ठीक है, श्रमिक की उपलब्धता, कल कारखाने लगाएं लेकिन श्रमिक वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भूमि उपयोग के प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक कारक, स्थल रूप में भिन्नता, ठीक है, स्थल अनेक तरह की पाई जाती है, मृदा की विशेषता, खनिज की उपस्थिति, जलवायु, जल संबंधी विशेषताएं। दूसरा है मानवीय कारक, तकनीक ज्ञान, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता। तो इन दो तरीक़ों से हम भूमि उपयोग यानी ये प्रभावित करते हैं। 4 नंबर देखिए, ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप। तो आपको ऐसे लिखना है, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं एवं जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। ठीक है, और भौतिक ऋतु क्षरण देखिए, तापमान में उतार चढ़ाव, ठीक है, तो चट्टानों के फैलने से सिकुड़ना, टूटना भौतिक ऋतु क्षरण कहलाता है। ये दोनों आपको लिख लेने हैं। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम लॉन्ग क्वेश्चंस हल करेंगे। पहला है, भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो जैसा हमने प्रश्न क्रमांक पहला जो है लघु उत्तरीय में देखा है, भूमि उपयोग से क्या समझते हैं वो परिभाषा हो जाएगी, और कितने वर्ग हैं वो हमें बताना है। काफ़ी सिंपल है ये। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मानव द्वारा भूमि का विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वन की खनन, मकान, सड़क, उद्योग आदि के रूप में प्रयोग किया जाना भूमि उपयोग कहलाता है। ठीक है, भूमि उपयोग के वर्ग निम्नलिखित हैं, ये बातें आपको लिखनी है। कौन कौन से वर्ग हैं, तो ये पूरा आपको लिखना है। पहला वर्ग है वन्य क्षेत्र की भूमि, ठीक है, भूमि उपयोग के वर्ग। दूसरा है कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, पहला है बंजर, हम कृषि नहीं करते हैं, व्यर्थ है। और दूसरा है सड़क, मकान, उद्योग में लगी भूमि, इन दोनों में हम कृषि कार्य नहीं करते हैं। दूसरा हो गया। अब इसके बाद तीसरा है परती भूमि, यानी खाली पड़ी भूमि, यानी लंबे समय पे इस पर कोई खेती नहीं होती है। ख में अन्य परती भूमि, ये दोनों। अब इसके बाद चौथा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, अस्थाई चारागाह जिसमें पशु चलते हैं, दूसरा है। और पांचवा है शुद्ध बोई गई भूमि। ये पांचों बस आपको लिख लेने हैं, बस हो गया इसका आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करें, यानी मिट्टी कैसे बनती है वो पूरी प्रक्रिया हमें बताना है। तो काफ़ी सिंपल ये इसका आंसर है। देखिए मृदा निर्माण तो हम यहाँ से करेंगे, किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की मौलिक चट्टानें, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल, समय का योगदान, सबका योगदान होता है। और 1 इंच मृदा बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो गया, समझ गए। तीसरा सवाल देखिए, मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख कर। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी का कट जाना, बह जाना, अपने स्थान से हट जाना, वो मृदा अपरदन कहलाता है। कारक यानी किसके कारण होता है, वो कारक हो गए। ठीक है, कारकों का उल्लेख कर इसे बचाने हेतु मृदा अपरदन ना होकर यानी मृदा की संरक्षण कैसे करें, हमें सुझाव देना है। ठीक है,
तो आइए सबसे पहले कारक लिखते हैं और कैसे बचाएंगे वो भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन क्या होता है आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए मृदा अपरदन जो कारक हैं जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल भूमि, भूमि की ढाल, मानवीय क्रियाएं, ठीक है, और जिसमें बाढ़ भी होता है। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर आपको काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखना है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है जलवायु, इसमें बारिश आ जाएगा, तेज़ हवा आ जाएगी, ठीक है। जलवायु मतलब ठंडा, गर्म, बारिश, ये सारे जलवायु में आ जाते हैं। वनस्पति विस्तार, कहाँ वनस्पति कम है, ज़्यादा है तो मृदा अपरदन नहीं होगा। स्थल रूप, स्थल कैसा है, ठीक है। बाढ़ इसके कारण भी होता है। वनों की कटाई पशु चारण के कारण भी होता है, ठीक है। ये 5 कारण हो गए मृदा अपरदन के। अब इसके बाद हमें मृदा संरक्षण के उपाय भी बताना है। अब इसमें हमें लिखना है मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय रेखीय खेती करना, सीढ़ी नुमा खेती करना। दूसरा है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि पर घास लगाना, फसल चक्र को अपनाना, एक फसल ना लगा के अलग अलग फसल को बदल के बोना, ठीक है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, जैविक खाद का प्रयोग करना। तो ये सारे क्या है मृदा अपरदन के उपाय हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए चौथा सवाल है जल प्रदूषण, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के कारण कैसे होता है जल पोल्यूशन, पानी गंदा कैसे होता है वो कारण बताना है, ठीक है। और इसे दूर करने के लिए हमें उपाय भी बताना है ताकि पोल्यूशन ना हो, प्रदूषण ना हो। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम कारण लिखेंगे। जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना, साफ ना हो के गंदा हो जाना, या जल में अवांछित पदार्थ का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण निम्न स्रोत है, यानी इनके ये कारक हो गए। पहला है घरेलू कूड़ा करकट, हम नदी तालाबों में फेंकते हैं। औद्योगिक अवशिष्ट कल कारखानों में बहाई जाती है। नगरीय क्षेत्रों की दूषित जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं, ठीक है। समुद्र में बहुत सारी जहाज़ हैं वो क्या होती हैं, तेल का रिसाव होता है तो मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये हो गए, ये 4 हो गए कारण। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया ये जल प्रदूषण क्यों होता है। अब इसे उपाय क्या है, प्रदूषण के दूर करने के उपाय यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, जल संकट क्या है, वाटर क्राइसिस क्या है। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर, ठीक है। इसे दूर करने के उपाय संक्षिप्त विवरण देना है। तो जल संकट यानी नाम से ही स्पष्ट है, जब हमारे लिए पीने के लिए, घरेलू कामों के लिए जल की कमी पड़ जाए तो वैसी स्थिति को हम जल संकट कहते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होता है जल संकट, अति दोहन, पानी के ज़्यादा उपयोग से बर्बादी से जल संकट हो जाते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है जल संकट लिखे डैश देना। जब किसी क्षेत्र विशेष में जल की ज़रूरतों को पूरा करने में के लिए पर्याप्त जल की कमी पड़ जाना जल संकट कहलाता है। जल के कमी का कारण हमें बताना है इसी में, तो हम यहाँ से करेंगे। जल के कमी का पहला कारण है देखिए जल का असमान वितरण। भारत में ये सभी जगह जल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कभी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। अतिरिक्त जल का अति दोहन, जल का ज़्यादा बर्बादी करना, जल का दुरुपयोग करना, जल का असमान वितरण, जल को प्रदूषित होना, ठीक है। शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अनाधून निर्माण आदि भी क्या है, ये प्रमुख कारण है। क्योंकि वहाँ पे जल चक्र जो है वायुमंडल में वो नहीं हो पाता है, बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है जल संकट के कारण हो गए। ये समझ में आ गया, बस यहाँ तक आपका आंसर हो गया ये। अब इसके उपाय हमें बताना है, तो हमें लिखना है जल संकट के बचने के उपाय निम्नलिखित है। ये पूरा आपको लिख लेना है, 8 उपाय हैं, समझ गए। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल, भारत में पाए जाने वाले मृदा का संक्षिप्त विवरण दें। यानी मिट्टी जो है भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। और ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है, समझ गए। तो आपका सेशन समाप्त हुआ और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, आप अपने से भी कर सकते हैं। भारत का मानचित्र हमें बनाना है और किन राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है, हमें बताना है। तो ये समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।